आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात होगी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी और एनपीएस की। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जहां आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली एक रकम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या है एसआईपी और क्या है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर जी, और एसआईपी की जो बात कर रहे हैं शरद जी, हमें समझाया उन्होंने, ये डिसिप्लिन तरीका आखिर क्यों जरूरी है। सोनिया जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब हम एसआईपी लेते हैं तो एक हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत सारे फंड्स हैं, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो पैसा है वो पूरा लगा सकता है। जैसा कि शरद जी ने बताया, एक मुश्त वो पैसा लगा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो पैसा उसके पास नहीं है और वो जो उसकी टोटल इनकम है वो इतनी है कि उसमें से वो सेविंग्स थोड़ी थोड़ी कर सकता है, तो उस केस के अंदर उसको एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो थोड़ा इन्वेस्ट करता रहेगा, और जब ये लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट होगी तो एक बड़ा अच्छी रकम उसकी इकट्ठी हो जाएगी। और साथ में क्या होगा कि जो उसको गेन हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड में खासतौर से जब इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आपको जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन शेयर्स को उसको बेचते खरीदते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें कुछ कैपिटल गेन भी आता है, और उन शेयर से जो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे डिविडेंड भी आता है, तो वो भी आपको उसमें ऐड ऑन होता रहता है। तो एक कंपाउंडिंग का मैजिक मैं कहूँगा इसको, तो वो कंपाउंडिंग का मैजिक इसके अंदर आ जाता है, और आपकी जो जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ये एक खास वजह है जो कि एसआईपी के अंदर बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं। और एसआईपी के थ्रू, जैसे अभी शरद जी ने बताया, हमें उसी तरीके से ज़्यादातर करके उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी ध्यान रखिएगा और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपने सपनों को उड़ान देनी है तो ये बेहतर तरीका है कि एसआईपी में निवेश किया जाए। शरद जी ने कहा कि आप थोड़े पैसे से एंटर कर सकते हैं, तो संदीप जी आप हमें समझाएं कि मिनिमम अमाउंट फॉर एसआईपी क्या 1000 रुपीज है, कितना है। जी सुरेश जी, एसआईपी की ये बहुत ही अच्छी खूबी है कि जो इन्वेस्टमेंट है आप कितने भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नई नई किसी की नौकरी लगी है, या नया नया उसने कमाना शुरू किया है और उसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है, बहुत ही कम उसकी सेविंग होती है, तो वो मात्र 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कोई उसमें थ्रेशोल्ड म्यूचुअल फंड सेक्टर में नहीं है कि किसी को कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है। आप 100 से 200 से 500 से कितने भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी अमाउंट आपको लगता है। बल्कि एक और ख़ास इसमें बात है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने अभी स्टार्टिंग करी, आपने 500 रुपये से करी, 500 रुपये के बाद आपको लगा कि 1 साल के बाद आपको लगा कि मेरी अब जो है तनख्वाह बढ़ गई है, मेरी सेविंग्स अब बढ़ रही हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाऊं, तो आप उसको 500 की जगह अगले साल 1000 रुपये भी कर सकते हैं, या 700 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप बाद में उसको बढ़ाएं, और कभी आपको लगता है कि आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत है जो आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं म्यूचुअल फंड को। पहले से आपको देना पड़ेगा कि मेरी एसआईपी अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाए, मैं जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मैं दोबारा से उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और दोबारा से उसको स्टार्ट किया जा तो सकता है। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन क्लियर कीजिए कि क्या ऑटोमेटेड डिडक्शन होता है इसमें हर महीने अगर आप मंथली लेते हैं, और आप कह रहे हैं जैसे आप बीच में रोक भी सकते हैं। तो जहां तक शरद जी ने बताया था कि थोड़ा डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है कि अगर आपने नहीं भर पाए आप टाइम से, तो हो सकता है कि वो फॉरफिट हो जाए या ऐसा कुछ हो। जी जी बिल्कुल। फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबसे बड़ा रूल है एसआईपी के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शरद जी ने बिल्कुल ठीक बताया। उसको रोकने पर एक
जो है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें अगर आप उनको इन्फॉर्म करते हैं तो उसमें आपके ऊपर वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आप रोक सकते हैं। तो ये जो क्या पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है एसआईपी में? और कितना लिक्विड होता है एसआईपी? अगर एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? जी जी जुने जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किया, क्योंकि अक्सर जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो फंड्स हमें इजीली अवेलेबल रहें, हमें जब हम चाहें उसे वो हम ले पाएँ उन पैसों को। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी लिक्विड है, और लिक्विडिटी का ये है कि आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं उसको रिडीम करने के लिए, तो मात्र 2 या 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी ध्यान रखने की ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करें तो उस समय आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस वैल्यू पे इन्वेस्ट करा है एसआईपी लगा के, और जब आप रिडीम करना चाह रहे हैं, जब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपके वैल्यू म्यूचुअल फंड की शायद इतनी अच्छी ना हो जितनी की आप उम्मीद कर रहे थे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट कर दूंगा अपने पैसा बोलता है कि दर्शकों को, कि हमें हमेशा एक गोल बना के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई एक गोल है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं हमने कोई मकान लेना है, मकान लेने के लिए आपने कोई हाउसिंग लोन लेना है, और हाउसिंग लोन के लिए आपको मार्जिन मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि मेरे को ये मकान 5 साल के बाद लेना है, तो आप अपनी एसआईपी उसी तरीके से लगाएं जो आपकी मार्जिन मनी है वो कवर हो जाए उस एसआईपी से रिटर्न्स के साथ। अगर मान लीजिए अमूमन 11-12% का एवरेज अगर हम लेके चलें, रिटर्न एक आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ऊपर नीचे भी हो जाता है लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न आप मान के चलें, तो 5 साल के बाद उतनी मार्जिन मनी हमारे पास इकट्ठी हो जाए, हम इस तरीके से उसको गोल को अपने प्लान करें। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जब आपका म्यूचुअल फंड 4 साल के आसपास आ जाए, तो आप उस म्यूचुअल फंड को जो इक्विटी फंड में है उसको आप निकाल के उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में या फिर अपनी किसी बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि जो आपका जो पैसा है वो अगर मार्केट कुछ ऊपर या नीचे होता है स्पेशली, तो फिर आपको वो नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, और आपको जो मेन रिटर्न्स आनी थी वो रिटर्न्स आपको मिल जाएंगी। इसमें ये भी चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि जब हम अपनी म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हैं तो हम ध्यान दें कि हमारी रिटर्न कितनी हो गई है। अगर मार्केट उस समय लो पे चल रहा है तो आप उसको रिडीम ना करें, लेकिन अगर मार्केट अच्छे लेवल पे पहुंच गया है और आपकी रिटर्न्स एक रीजनेबल रिटर्न्स आ गई है, तो आप उसको रिडीम करके अपनी एफडी में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में डाल दें, क्योंकि ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो सेफ एवेन्यूज़ हैं, इन द सेंस कि आपका एफडी के अंदर भी पैसा नीचे नहीं जाएगा, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी नीचे बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आप उसको रख सकते हैं और अपने जो आपका गोल है, आपको अगर मकान लेने के लिए मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो आप उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट की है, ऑथराइज्ड है, और क्या डिफरेंट बैंक्स के साथ आप खोल सकते हैं? जी सोनिया जी, जो एनपीएस है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो पैसा होता है ये इक्विटी मार्केट में और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसा अभी जिक्र किया शरद जी ने उसी तरीके से इसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो हम इसको सेफ एकदम 100% सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये सेफ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर मॉनिटरिंग पूरी तरह करती है। क्योंकि जो इसका पैसा होता है इसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में जाता है, कुछ कॉर्पोरेट डेट में जाता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है, कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उसके अंदर भी जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी जिक्र किया कि इसमें एक ऑटो चॉइस होती है, एक एक्टिव चॉइस होती है। एक्टिव चॉइस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा कितना किस उसमें मोड में लगाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें 75% तक का जो पैसा है वो आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं, और बाकी का पैसा आप कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर्स क्रॉस हो रही है तो 35 ईयर्स के बाद ये 75% का जो इक्विटी का एलोकेशन ये धीरे धीरे 4% से कम होना शुरू हो जाता है और उसको रिड्यूस करते रहते हैं। तो एक्टिव चॉइस के अंदर ये है।
दूसरा आपका ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस के अंदर इसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसके अंदर एक है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, एक है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड और एक है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। तो एग्रेसिव में, जैसे आपको नाम से पता लगेगा, एग्रेसिव में बहुत एग्रेसिव अगर आप हैं, क्योंकि जो आज का युवा है वो काफ़ी एग्रेसिव है, रिस्क टेकिंग है, तो वो इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 75% जो है आप इक्विटी में लगा सकते हैं, और लेकिन जैसे आपकी वही सेम जो 35 इयर्स की आपकी एज क्रॉस होगी तो आपका 4% वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इसमें वेरिएशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जो कि एक्टिव चॉइस में आप कर सकते हैं। दूसरा आपका मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है, उसके अंदर आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा 50% का, बाकी का आपका कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे आपकी 35 साल से उम्र क्रॉस होगी तो आपका 2% का वो रिडक्शन कर देंगे इक्विटी एक्सपोजर में। तीसरा आपका कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है, इसके अंदर सिर्फ 25% आप इक्विटी में लगा सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो इक्विटी मार्केट से थोड़ा परहेज करते हैं, उनको लगता है कि ये यहाँ पैसा डालना एक थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इसके अंदर, तो उनके लिए ये कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है। वो 25% का, उसमें फिर भी इक्विटी का एक्सपोजर है। देखिए, इक्विटी का एक्सपोजर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ग्रोथ आती है वो इक्विटी मार्केट से ही मिलेगी आपको, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं इनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8-9% से लेकर जो बहुत रिस्की हैं वो 11-12% तक जाता है। जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, 7-8-9% के, 9% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसलिए जब आपको कुछ थोड़ा सा, जैसा अभी जिक्र किया कि जहां आप रिस्क ज़्यादा लेंगे वहां पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न्स अच्छी चाहिए। तो इक्विटी में इसलिए एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो आखिर आवेदन कैसे करें? क्या ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा? मैं कौन सा पोर्टल पे जाऊं? क्या मैं अपने बैंक के थ्रू जाऊं या कोई मैं म्यूचुअल फंड के डीलर्स ढूंढूं? क्या करूं? जी, सुने जी, इसमें आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल है। इसमें या तो आप PFRDA की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और अपना KYC करना पड़ेगा, और करने के बाद आपको एक PRAN अलॉट होगा, प्रान नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये आपको अलॉट हो जाएगा। और जब वो आपको प्रान अलॉट हो जाएगा तो फिर आप NPS के अंदर निवेश कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन आपका अप्लाई करने का तरीका। फिर आप अगर ऑनलाइन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो आप चाहें तो किसी भी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो NPS के फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी लिस्ट बाकायदा वेबसाइट पे अवेलेबल है, लगभग 14 के करीब ये फंड मैनेजर्स हैं। आप उनके पास जाएं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फाइल करें और उनको आप अपना KYC कराएं, और वो फिर आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपका वहाँ से भी प्रान नंबर आपको अलॉट हो जाएगा, और आप उसके बाद फिर आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि हमारे दोनों खास मेहमानों ने ये बोला है कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं अपने स्मार्टफोन पे। उन सब चीज़ों की बजाय सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो खून कमाई का जो पैसा है वो आप कैसे उसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, कैसे उसको अपने जो, जैसे कि हमने कहा था, सपनों को उड़ान दे सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं। ये सब सीखिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इससे सीखिए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय, सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं।